आपने एमआईटी जैसे संस्थान से एमटेक की डिग्री को आपने कंप्लीट किया, फिर आपने पीएचडी भी वहाँ से किया। जी, अभी मोर देन 200 एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर हमारे काम कर। एमएनआईटी से मेरा भी कैंपस सिलेक्शन हो गया। आपने एक साल तैयारी की, आपको लग रहा है कि अभी नहीं निकल पा रहा, हमारा इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करिए। सबसे ज्यादा फ्रॉड भी आपके इसी बिजनेस में चल रहा है, इसको अन्यथा आप मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही। रीजन भी है, होता क्या है कि जब किसी को फ्रॉड करना होता है तो वो किसी भी रेट पे आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है, क्लाइंट्स के भी बहुत सारे फ्रॉड्स हमारे पास आते हैं। ऐसा सिर्फ क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड नहीं हुआ था उस वक्त ट्रैवल एजेंसीज के साथ भी फ्रॉड हो रहा था। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आता है, जो आ भी रहा है, कि ड्राइवर्स डिनाई कर देते हैं राइड के लिए। जो जिम्मेदारी है, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स आपसे डील करते हैं। कि अभी जनरली मैक्सिमम लोगों से अगर आप मिलिए तो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही पता है कि अगर हम बैनर बनवा ले रहे हैं, ऑनलाइन ग्राफिक्स बन जा रही है, रील्स बन जा रही है, तो दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। फैमिली में टाइम कैसे अरेंजमेंट कैसे हो पाता है? ये एक्चुअली जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आप शेड्यूल बनाना सीखते हैं। वैसे ही हम अपनी लाइफस्टाइल को सेट करते हैं कि मॉर्निंग का टाइम फैमिली के लिए है। तो कहते हैं ना, फीमेल जो होती है वो सेंटर ऑफ एनर्जी होती है किसी भी फैमिली की। अगर वो हैप्पी है, वो खुश है और वो अच्छी चीजें जनरेट कर रही है, तो फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रयागराज पॉडकास्ट क्लब में। और आज हमारे साथ हैं एक हमारी खास मेहमान डॉक्टर गरिमा कुशवाहा जी। जी हाँ, यूथ जिस हिसाब से आज व्यापार की तरफ बढ़ रहा है और अपने लिए नए रोजगार खुद पैदा कर रहा है, उसी कड़ी में आज हमारे बीच में यूथ में अगर देखें तो उन सब के लिए, प्रेरणा के लिए, और इतने कम उम्र में कई चीजों का एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, वो हस्ती आज हमारे बीच में जो कि प्रयागराज की धरती से हैं, डॉक्टर गरिमा कुशवाहा जी। आइए जानते हैं आज कुछ खास इनके बारे में। डॉक्टर गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक अपना परिचय हमारे दर्शकों तक आप बताएं अपने बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा कुशवाहा है। मैं एमएनआईटी से पीएचडी किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरा बीटेक आईआईटी का है। सर 2012 में मैंने अपना बीटेक किया था, 2014 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया था और 2020 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। उसके बाद ही जब मैं अपना पीएचडी कर रही थी, उसी वक्त मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2015 से। और अभी मेरे कई स्टार्टअप्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, सलून है, कैब सर्विसेज है, और अब खुद की एक आईटी फर्म को भी स्टार्ट कर रही हूँ। यही मेरा स्टार्ट है। अच्छा गरिमा जी, जैसे आपने एमआईटी जैसे संस्थान से एमटेक की डिग्री को आपने कंप्लीट किया, फिर आपने पीएचडी भी वहां से किया। जी, और जैसा कि एमआईटी की बात की हम कहें तो वहाँ पे ज्यादातर तो मैक्सिमम जॉब सिलेक्शन वहाँ कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। और इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद आपने जॉब को प्रेफर न करके आप एक बिजनेस की लाइन में आपने अपने आप को स्टेबल किया। जी। तो वो दोनों का चेंजेस कैसे रहा, यानी कि आपने जॉब को प्रेफर क्यों नहीं किया? एक्चुअली आप देखिए, अब इंडिया में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। हम हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी हम अगर जॉब ढूंढते हैं, इससे बेटर हम अपने लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हम बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अभी मोर देन 200 एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर हमारे काम कर रहे हैं। मतलब 200 से ज्यादा हम जॉब क्रिएट कर चुके हैं, आगे और क्रिएट करेंगे जॉब। हम प्रयागराज में सिर्फ काम नहीं करते, हम दिल्ली, लखनऊ, बनारस, अभी भी हमने हरिद्वार में भी अपना ऑफिस स्टार्ट किया है। तो कई जगह अपना धीरे धीरे वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। एमएनआईटी से मेरा भी कैंपस सिलेक्शन हो गया था, बट मुझे लगा कि वहाँ पे जाते एक जॉब में बन जाते। यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है जिसे हम एक्सप्लोर करते हैं। डे टू डे लाइफ में नई नई चीजें सीखते हैं, नया मार्केट को एक्सपीरियंस करते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। इवन हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है कि वो आगे अपनी लाइफ को डेवलप कर सके। तो जॉब एक ऑप्शन है, बहुत सारे लोग को जॉब भी प्रेफर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं रादर देन जॉब में जाने की, इसीलिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अभी जैसे कि रिजल्ट्स भी आए हैं, 11 12 के रिजल्ट आए, 10th के रिजल्ट आए हैं, बाकी रिजल्ट आए, तो बच्चे मूव कर रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि वो किस फील्ड में जाएं। जैसे बहुत सारे, मैं खुद भी देख रहा हूँ, तो प्रयागराज सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हर वर्ष लाखों बच्चे आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी फिर प्राइवेट जॉब्स हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है आपका बिजनेस करना। तो बच्चों के लिए कुछ आप अगर गाइड कर सके कि बच्चों को बेसिकली किस फील्ड में कैसा मूवमेंट करना चाहिए और उनको अपना जो करियर है वो किस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं कि अगर वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट है, वो कैसे करेंगे। अगर वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, तो कोई बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड में भी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, और या तो बिजनेस के लिए मूव करना चाहेंगे। तो मेरा जो यूथ के लिए रिकमेंडेशन है, आप पहले अपनी कैपेसिटी देखिए, आपकी क्या कैपेसिटी, आपकी
क्या क्वालिटीज हैं। मतलब अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो अब स्टडी करिए, आप तैयारी भी करिए, तैयारी करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपने एक साल तैयारी की, आपको लग रहा है कि अभी नहीं निकल पा रहा, हमारा इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करिए। आपका जो युवा एज है, सबसे यूथ जो है, सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इतनी एनर्जी लाइफ में कभी नहीं होती है, तो अगर आपने यूथ का टाइम अपने वेस्ट कर दिया अननेसेसरी, बस एक्सप्लोर करें। मैंने बहुत से स्टूडेंट को दिखता है बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कभी आईटी की तैयारी करें, नहीं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, अभी इसकी तैयारी करें। तो अपना पहले फोकस डिसाइड करिए। आप 1 साल 2 साल तैयारी करिए, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइंस है जो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको सही डायरेक्शन पता है, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टार्टअप नहीं समझ में आ रहा है या तुरंत आप इस उसमें नहीं है कि अपना फंड अवेल कर सके क्रिएट, तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में 1 साल 2 साल की जॉब कर सकते हैं, उसके बाद अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी फोकस करिए कि हमें कहाँ फोकस होना है। और 8-10 साल का, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज का ऐसे इंटरव्यू लिया है कि 7 साल 8 साल का वो तैयारी कर रहे थे, अभी वो एज अ फ्रेशर मार्केट पे आते हैं, तो उनकी वैल्यू वही है जो फ्रेशर्स की है, उनको उतनी जॉब मिलनी है जो फ्रेशर्स को मिलनी है। तो अगर उन्होंने किसी स्किल को डेवलप किया होता, किसी भी स्किल को, लाइक आईटीज में आप घर पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, एसईओ कवर कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, और अगर स्किल आपकी डेवलप है, कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, नहीं तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यही है मेरा बेसिकली कुल मिला के ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, विदाउट द स्किल डेवलपमेंट हम लोग किसी भी फील्ड में, चाहे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या जॉब करना चाहे, अगर खुद का बिजनेस भी हमें स्टार्ट करना है तो हमें हमारे अंदर एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। स्किल आपको पता नहीं चाहिए, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस का काम तो खुद स्टाफ से हायर कर लेंगे, स्टाफ से करवा लेंगे, बट मार्केटिंग करना आपको पता होना चाहिए। आपके आइडेंटिफाई करना होगा कस्टमर को। अगर आप सपोज एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कहाँ खोल रहे हैं रेस्टोरेंट, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, उनको क्या खाना पसंद होगा, कैसे लोग होंगे, आइडेंटिफाई करिए उनको, उसके हिसाब से अपना बिजनेस करिए। और मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग कैसे करना है, और मार्केट के चैलेंजेस देखिए, जो ऑलरेडी इसमें प्लेयर्स हैं वो उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है एक मार्केट स्टडी, एक केस स्टडी करके बिजनेस स्टार्ट करने में आप लॉस कम उठाएंगे। हो सकता है कि आपको फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट होने लगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी थी। तो प्लानिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस का। जैसे कि अभी आपने बताया, जैसे पहला तो आपका इजी गो कैब रनिंग में है तो इजी गो कैब का प्लानिंग आपने कैसे किया, और अभी वर्तमान में ये आपका इजी गो कैब कहाँ कहाँ रनिंग में है, और कितने एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं इजी गो कैब में, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, थोड़ा हमारे कस्टमर्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक बार इसके बारे में भी आप बताएं। जी, ईज़ीगो कैब्स हमने 2015 में स्टैब्लिश किया था। इसके साथ हम रेगुलर कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, और ईज़ीगो कैब्स को एबीपी न्यूज़ ने यूपी के अनमोल रत्न का अवार्ड भी दिया हुआ है। इसके साथ ईज़ीगो कैब्स में हम डिफरेंट टाइप की कैब्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक वैगन आर से लेकर के आपको स्विफ्ट डिजायर, अर्टिका, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, हर रेंज की गाड़ियां मिलती है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी बुक कर सकते हैं। ऐसे हमारे ड्राइवर्स सभी प्रोफेशनल है। हम उनकी हायरिंग करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पे भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें एक क्वालिटी सर्विस मेंटेन करनी होती है। मैक्सिमम हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ईज़ीगो कैब्स के साथ। ईज़ीगो कैब्स की एक ही सिस्टर ब्रांच हमने के कैब के नाम से भी ओपन की है। के कैब का हमने ऐप लॉन्च किया। ईज़ीगो कैब्स का ऐप नहीं था, के कैब का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। आप वहाँ से डाउनलोड करके कैब बुक कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को ईजी हो, ईजी टू यूज कैब्स हैं। और ईज़ीगो कैब्स का जो वेंचर है वो कई शहरों में फैला हुआ है, सिर्फ प्रयागराज से लिमिटेड नहीं है। लखनऊ में भी हमारा ऑफिस है, हरिद्वार में भी हमारा ऑफिस है, और नोएडा में हमारा ऑफिस है। इसके बाद सर्विसेज की अगर बात करें तो यूपी के सारे सिटीज में हम सर्विस देते हैं, चाहे आपका सहारनपुर हो डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर आपका इधर वाराणसी, प्रतापगढ़, छोटे छोटे एरिया में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे कोई ट्रेवल एजेंसी नहीं काम करती है। यानी कि आपकी जो ये इजी गो कैब की ये एजेंसी है, एक तरह से आप इसको एक ट्रैवल एजेंसी मान सकते हैं। ट्रेवल एजेंसी, अभी हमने 4 धाम यात्रा भी स्टार्ट की है इसके अंदर। 4 धाम यात्रा हमारी जो अभी बहुत अच्छी चल रही है, रेगुलर हम बुकिंग्स कर रहे हैं। बहुत सारे 100+ कस्टमर्स को हम 4 धाम की यात्रा करवा चुके हैं। 100 से ज्यादा कस्टमर्स एकदम सेटिस्फाइड होके आए हैं। होटल्स के रूम, हमारे सारे होटल्स बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन है। शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिलता है वहाँ पे। गाड़ियाँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैब्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है, आप ग्रुप में भी जा सकते हैं। 2 लोग एक ग्रुप टूर भी हम करवाते हैं, जिसमें आपको ट्रैवलर के थ्रू ले जाते हैं। और छोटी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली, छोटी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से भी आप
ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, ट्रैवलर बुक कर सकते हैं। रेंज सारे अवेलेबल है हमारे पास। और जो भी होटल्स की वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो बजट रूम्स भी हैं हमारे पास जो 1500 रुपये से स्टार्ट होते हैं 4 धाम में, और लग्जरी रिजॉर्ट्स तक अवेलेबल हैं। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी हम सुविधा अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि इजीगो कैब की कैब की हम बात करें तो इसमें आपकी जो कंपनी है पहला वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि अगर किसी को भी रेंटल पे कार चाहिए तो आप की कंपनी उस चीज को प्रोवाइड कर रही है। अगर हमें मान लीजिए वाराणसी जाना है, हमें कार की जरूरत है, तो हम आपकी कंपनी को या आपकी प्ले स्टोर पे जो आपका ऐप है हाँ, उसके वहाँ पे हम जाकर ही अपनी रिक्वायरमेंट को हम डालेंगे और हमारा बजट आ जाएगा और फिर वो गाड़ी हमको मिल जाएगी और हम वहाँ मूव करके अपने ट्रैवल को कंप्लीट कर सकते अब हमारे ऐप हमने 2-3 चीज़ें और नई इंक्लूड की। जैसे आप अपनी गाड़ी में ना पानी की बोतल रखवा सकते हैं। गाड़ी में जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी की बोतल्स में सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 3 पानी की बोतल चाहिए, तो जब गाड़ी जाएगी तो आपकी वाटर बोतल्स के साथ जाएगी। दूसरा, पेट फ्रेंडली कैब्स हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवल करना होता है अपने पेट्स के साथ। बहुत सी ट्रैवल एजेंसी मना कर देती है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है ट्रैवल फ्रेंडली कैब्स का, कि आप उसको वहाँ से बुक कर सकती हैं। और अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो आप कैरियर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय थ्रू ऐप। ऐप में ये सारी रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। हम टाइम टाइम पे कूपन्स लॉन्च करते रहते हैं जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। और हमारी ऐप के थ्रू या फॉर्च्यूनर तक बुक कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो जितनी वैरायटी की कैब्स है, मतलब वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, अर्टिका, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, BMW, जो भी अवेलेबल होगी वहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, उसके रेट्स दिख जाएंगे। अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से गाड़ी चूज कर सकते हैं। मल्टी डेज की ट्रिप कर सकते हैं, मल्टी सिटी ट्रिप कर सकते हैं। और अगर फैमिली के लिए पैकेज चाहिए, हमने कई पैकेजेस भी अपने ऐप में डाले हुए हैं। जैसे अयोध्या बनारस का आप ट्रिप करना चाहते हैं, 3 दिन का 4 दिन का, वो पूरा ट्रिप हो जाएगा। आपको होटल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। बनारस में भी हमारे होटल्स हैं, अयोध्या में भी होटल है, लखनऊ में हमारे होटल हैं। प्लस हम प्रयागराज में अपना होम स्टे भी चलाते हैं, लखनऊ में भी होम स्टे चलाते हैं। तो आप होम स्टेज भी बुक कर सकते हैं हम हमारे ऐप के थ्रू। तो पहला आपका सर्विस आपने हमें बताया कि इजी गो कैब की सर्विस हो और जिसमें हम लोग कार रेंटल भी ले सकते हैं। एक आपके सर्विस आप लोगों ने प्रोवाइड करा है आपकी कंपनी ने कि 4 धाम की यात्रा, 4 धाम यात्रा। यानी अगर सिंगल बंदा जाना चाहता है तो सिंगल का बजट आपके पास अवेलेबल है, कम बजट का है, परिवार फैमिली के साथ जाना चाहता है, क्योंकि अभी नाउ डेज में ये बिजनेस तो काफी ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। और सब अगर हम वैसी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रॉड भी आपके इसी बिजनेस में चल रहा है, इसको अन्यथा आप मत लीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये डिजिटल फ्रॉड से आप सभी को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी से कभी भी बुकिंग करते हैं, उसकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट चेक करिए, कंपनी की फिजिकली वेरीफाई करिए कि कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं है, उसके पास GST सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और वो टैक्सी प्रोवाइडर कर सकता है कि नहीं कर सकता। और हमेशा अपनी ट्रैवल करने के बाद बिल जरूर मांगे अपने प्रोवाइडर से। जैसा कि अभी हाल ही में इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हमारे प्रयागराज शहर में हुआ था बिल्कुल। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजेंसी जो थी, ये टूर एंड ट्रैवल की एजेंसीज, वो अपना अपना पेज पे फेसबुक पर ऐड, गूगल पर ऐड उनके लगातार रन हो रहे थे और वो कॉटेज से लेकर के होटल से लेकर के टूर एंड ट्रैवल की हर सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे थे और अच्छे दामों में सेल कर रहे हैं और लोग परचेज भी कर रहे थे। और परचेज करने के बाद जैसे ही वो प्रयागराज पहुंचते थे वो नंबर 1 मिलता था या वो जो लोकेशन दी गई होती तो वो पता चलता जैसे खंडहर का लोकेशन। इसका रीजन भी है। होता क्या है कि जब किसी को फ्रॉड करना होता है तो वो किसी भी रेट पे आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है, तो आपको लगता है, या होटल्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको लगता है बहुत इकोनॉमिकल रेट है। पहले आप मार्केट सर्विस जरूर करिए, क्योंकि उन्हें कोई आपको सर्विस ही प्रोवाइड करनी है। जो गाड़ी 5,000 की है वो आपको 1,000 रुपए में भी दे देंगे कि भाई 1,000 रुपए में दे रहा है, आपको लगेगा रेट्स इकोनॉमिकल है, बट वो 1,000 रुपए तो उनकी पॉकेट में जाना था। तो वो तो किसी भी रेट पे आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, होटल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मार्केट रिसर्च जरूर करिए, कंपनी के बारे में जरूर पता करिए। अगर इंटरनेट पे अगर है किसी भी कोई भी कंपनी आपको दिखती है, उसका GST नंबर चेक कर सकते हैं आप। GST नंबर चेक करिए, GST सर्टिफिकेट उनका लीजिए, देखिए कंपनी कब की रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों से ही अपनी बुकिंग्स करिए। फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है, क्लाइंट्स के भी बहुत सारे फ्रॉड्स हमारे पास आते हैं। ऐसा सिर्फ क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड नहीं हुआ था उस वक्त ट्रैवल एजेंसीज के साथ भी फ्रॉड हो रहा था। लोग बता रहे थे कि हमें 10 गाड़ियां चाहिए, आप भेज दीजिए, गाड़ी आपने भेज दी, वहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है। तो फ्रॉड सबको फेस करना है, हम भी फ्रॉड हमको भी कई लेवल पे अपने कस्टमर्स को चेक करना। तो जैसे हम अपनी ID लेते हैं कस्टमर की कि आप कहाँ आप जा रहे हैं, जो लोग एक्चुअली आप ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद हम सारा डेटा मेंटेन करते हैं। हमारे एक ऐप के थ्रू सारी बुकिंग्स होती हैं। अगर आपने कभी भी ट्रैवल किया है तो हम आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले भी ट्रैवल किया है तो आपके नंबर से हम बता देंगे कि आपने कहाँ गए थे, किस जगह रुके थे, कितना आपने पेमेंट किया था, किस मोड में पेमेंट किया था। सारी डिटेल्स हम सेव करके रखते हैं और कस्टमर की ID जरूर लेते हैं
ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, और इन केस इमरजेंसी नंबर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म भी किया जाए। जी। तो गरिमा जी, पहला तो आपने अपनी एक वेंचर के बारे में बताया जो कि आपका था इजीगो कैम्प्स के। इसके अलावा आपकी एक और वेंचर है आपका होटल एंड रेस्टोरेंट का। जी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने होटल और रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, हमारा एक रसना बज़ है, ये रसना की फ्रेंचाइजी है। रसना जो ड्रिंक्स आते थे, अभी भी आते हैं, एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल है, तो रसना उसी की फ्रेंचाइजी है। ये एक मॉकटेल ड्रिंक्स होते हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं। इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। प्रयागराज में जो लोग रहते हैं, हल्दीराम के बगल में ही है रसना बज़। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फूड्स मिलते हैं आपको, स्नैक्स जैसे पिज्जा, बर्गर बच्चों के लिए है, और ड्रिंक्स में भी बहुत वैरायटी। ऑरेंज फ्लेवर बहुत रसना का सबको बचपन में पसंद था, वो आज भी अवेलेबल है। गोटी सोडा की बॉटल्स में वो मिल जाता है। और रसना के बगल में हमारे एक सलून भी है, मॉनसून सलून है, वहाँ पे भी आप सर्विस ले सकते हैं। प्रीमियम सलून है जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। मेल भी जाके वहाँ पे सर्विस ले सकते हैं। हेड मसाज से लेके हेयर कट, फेशियल सब कुछ अवेलेबल है। और फीमेल्स के लिए ब्राइडल मेकअप और फेशियल्स, ये सारी सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अभी कुछ लोगों से सुना था हम लोगों ने कि आपकी ब्रांचेस रसना बस की कई थी। हाँ, कई ब्रांचेस थी। प्रयागराज में एक और ब्रांच थी, वो बंद हो गई है। अभी वी आर द ओनली वन हु इज रनिंग दिस रसना बस कैफे इन प्रयागराज। क्या रीजन रहा मैम? रीजन, मार्केट बहुत चेंज होता जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें, स्पेशली प्रयागराज की बात करें, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ ऐसा है कि लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये माइंडसेट के साथ आइए कि हर साल कुछ ना कुछ नया लॉन्च करना है। एक ही फूड खा के लोग बोर हो जाते हैं, एक ही इन्वायरमेंट के साथ लोग बोर हो जाते हैं। यू हैव टू रिनोवेट योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योर फूड एज वेल। फूड में नई नई वेराइटीज लाइए, तभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। और प्रयागराज में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हमारे सामने, ये बंद भी हुए। बस यही क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था कि अभी हाल ही में पिछले 3 से 4 साल की अगर मैं बात करूं, जो मैंने अभी ये समय देखा मैंने, तो बहुत सारे यूथ आए और बहुत तेजी से आए और उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया। अभी बहुत सारे यूथ से मिलते रहते हैं तो उनका कहना था कि अब हम सर इस काम को बंद करके एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। तो जो यंगस्टर्स या जो लोग रेस्टोरेंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तो करे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा, अगर करे तो क्या सावधानियां रख के चलनी चाहिए जिससे कि उनका रेस्टोरेंट वो कंटिन्यू चलता है, बंद होने के कगार पे ना आए। सबसे पहले तो जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला, मार्केट रिसर्च करिए। मार्केट रिसर्च करिए किस चीज की डिमांड है। जहाँ पे भी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, वहाँ लोग कैसा खाना पसंद करें। जैसे गांव में हम जाके खोल दे एक हेल्दी फूड, तो शायद वो लोग, या सब भी खोल दे गांव में, तो लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे वो उनको चाय समोसा पसंद है, उनका बजट उतना नहीं अलाउ करता। 250-300 रुपए वो एक बार के फूड में नहीं कर सकते। लोग की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ये सबसे पहले आप चेक करिए। वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, बच्चे कितने हैं, या माँ बाप कितने एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है। और जो भी फूड आप लॉन्च करें, जैसे रेस्टोरेंट आप कहीं भी खोल सकते हैं। गाँव में भी लोग खोलते हैं, ढाबे खोलते हैं, ढाबे भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपने अगर सही जगह सही चीज खोली, सही कस्टमर्स को टारगेट किया, तो आपका रेस्टोरेंट कभी भी फेल नहीं होता। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के भी बहुत सारे फेज होता है। जैसे प्लानिंग फेज होता है, जैसे किचन, हम सबसे इम्पोर्टेंट किचन मैनेजमेंट होता है। किचन में कितने टाइप के आइटम्स बनेंगे, किचन में कौन सी चीज कहाँ होगी, ताकि यूजर फ्रेंडली रहे। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। रेस्टोरेंट कितनी कैटलरीज होंगी। और आजकल के जो रेस्टोरेंट्स है वो मेनली चल रहे हैं अपनी डेकोरेशन की वजह से। आप कोई नया थीम लेकर आइए, नई थीम होनी चाहिए। नए थीम पे ही रेस्टोरेंट चलते हैं। और फूड तो प्लस और माइनस सबका ऑलमोस्ट वैसे ही। फूड क्वालिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बट एम्बियंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्बियंस आपने कैसा डिजाइन किया है। कि सेल्फी पॉइंट्स बेसिकली होनी चाहिए, क्योंकि यूथ जो आ जाते हैं वो फोटो खिंचवाने जाते हैं और नए रेस्टोरेंट्स को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट रिनोवेट करते रहते हैं तो वो देखने आते हैं कि अच्छा नया भी क्या हो गया। तो ऑलवेज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। जो ग्रो करेगा, जो वक्त के साथ अपने आप को मॉडिफाई रखेगा, वही इसमें आगे बढ़ सकते। जैसे बहुत सारे यूथ या बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनके मन में रहता है कि हम एक रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं, उसके बाद फिर अपना हम दूसरा काम करते रहेंगे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, अगर आप नए हैं इसमें, तो इसमें आपको 100% एफर्ट डालना होगा। ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री क्या, कोई भी इंडस्ट्री आपको लग रहा है बस हमने खोल दिया वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई जादू नहीं होता। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत पेशेंस के साथ स्टार्ट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फंड आपके पास होना चाहिए। फंड अगर नहीं है, कम से कम 6 मंथ का सर्वाइवल फंड। तो मैं थोड़ा सा टोकूंगा, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास फंड है पर्याप्त मात्रा में, उसने रेस्टोरेंट ओपन कर दिया और फिर वो अपना किसी दूसरे बिजनेस में या कहीं और स्टडी में किसी चीज में इन्वॉल्व हो या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, तो क्या वो बिजनेस कंटिन्यू हो पाएगा आपका जो रेस्टोरेंट है?
ये डिपेंड करता है अब उसके स्टाफ पे। अगर उसने अच्छे स्टाफ्स को लगा रखा है, स्टाफ अगर अच्छा है तो वो बिजनेस रन कर सकता है। उसकी मॉनिटरिंग अगर अच्छी है, उसने अपना एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि हम मॉर्निंग प्रिपरेशन सही से हो रही है कि नहीं। एक रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही रेस्टोरेंट की पूरी प्रिपरेशन होती है, सारी क्लीनिंग होती है। तो वो जो सारे फ्लो चार्ट्स है उसने प्रॉपर अपने बना रखे हैं, तो उसको रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें लगता है महीने में एक आध बार कभी जा पाते हैं अपने रेस्टोरेंट, तो जाते हैं क्योंकि हमने एक फ्लो बना रखा है। ये वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्या रीड के लिए अगर नए अगर है न्यूली अगर है सिर्फ, तो पहले उनको रेस्टोरेंट की स्टडी करनी चाहिए। कभी कोई भी खोलता है, आप कभी खोलना चाहते हैं एक रेस्टोरेंट, तो पहले एक रेस्टोरेंट को जाके देखिए, हो सके तो उसमें कुछ दिन काम करके देखिए कि क्या क्या चीजें होती है रेस्टोरेंट में, अंदर से जाना। जैसे ट्रेवल एजेंसी को दूर से लोगों को लगता है करना ही क्या है, गाड़ी हायर करनी है और भेज देनी है, लेकिन जब एक्चुअली आप आते हो तो आपको समझ में आता है कि इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सर्विस एंड आफ्टर सर्विस एज वेल। जैसे आप अगर कभी गाड़ी बुक करते हो तो हम थ्रू द योर जर्नी हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो एक ड्रॉबैक्स बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आता है, जो आ भी रहा है, कि ड्राइवर्स डिनाई कर देते हैं राइड के लिए। आपने राइड बुक की, उन्होंने मना कर दिया, फिर आप दूसरी राइड ढूंढ रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं, आपने राइड बुक की, गाड़ी प्रोवाइड करना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स आपसे डील करते हैं, वो बात करेंगे आपसे। आपको अगर सही गाड़ी नहीं मिली है, ड्राइवर सही नहीं है, जिस जगह पे होंगे हम उस जगह पे गाड़ी चेंज कर देते हैं आपकी। इन केस आपको गाड़ी समझ में नहीं आ रही है, ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम चेंज करते हैं। ये हमारा कमिटमेंट होता है। उसके बाद कैब सर्विस की जितने भी ड्राइवर्स है वो टबाको फ्री होते, कोई भी टबाको नहीं खाता, ये भी हम करते हैं। और प्लस में अगर किसी भी तरह का आपको बिलिंग में इशू आ रहा है तो आपको ड्राइवर से कुछ भी बहस नहीं करनी है, ड्राइवर आपसे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं करेगा। दैट विल बी डील बाय अस ओनली। हम डील करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स डील करते हैं। हमारा कॉल सेंटर चलता है यहाँ पे जो 24/7 वर्क करता है। रात में भी आप जर्नी कर रहे हैं तो हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, दिन में तो ऑफिस खुला ही रहता है। तो दिस इज आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द सर्विस, कि हमें सर्विस अपनी 100% प्रोवाइड करनी है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रेस्टोरेंट में भी आपको हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर वर्क्स ऑन द कस्टमर फीडबैक ओनली। एंड गरिमा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके इस फॉर्म में आपने पहला तो इजी गो कैब सर्विस है, प्लस आपने सैलून बताया और आपका रेस्टोरेंट यार नाम की यात्रा का भी आपका एक चैप्टर है। इसके साथ ही साथ आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन पे भी आप लोग वर्क करते हैं। डिजिटल महायोग थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पहले तो हमारे जो भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और उसका प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, ये इसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक अलग चीज हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना वो भी एक अलग चीज होगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है जानना कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्योंकि अभी जनरली मैक्सिमम लोगों से अगर आप मिलिए, चाहे वो प्रयागराज में किसी बिजनेसमैन में भी या पॉलिटिशियंस में भी या आसपास एरिया में कहीं भी आप लोगों से मुलाकात दे रही, तो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही पता है कि अगर हम बैनर बनवा ले रहे हैं, ऑनलाइन ग्राफिक्स बन जा रही है, रील्स बन जा रही है और या तो फेसबुक चलाना आ रहा है, इंस्टाग्राम चलाना आ रहा है, तो दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप बताएं। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहला आपने क्वेश्चन पूछा था। पहले जो मार्केटिंग होती थी, आज से जब हमने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना स्टार्टअप किया था, और आज की डेट में मार्केटिंग बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। पहले ईमेल मार्केटिंग होती थी, डिजिटल के नाम पे सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की जाती थी, और बहुत हुआ एक वेबसाइट बनवा ली, उसका एसईओ कर लिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बट इट इज नॉट द कंप्लीट मार्केटिंग। आपको अपने ब्रांड की वैल्यू बनानी होती है। ब्रांड की वैल्यू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बनाते हैं। होल्डिंग्स लगाना, पैम्पलेट्स बांटना, ये भी मेथड है ऑफलाइन मार्केटिंग का, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू मिलता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आपका बजट सपोज 10,000 है प्रमोशन के लिए, जो कि बहुत ही मिनिमम एक बजट होता है, वो अगर आप ऑफलाइन करते हैं और डिजिटल करते हैं, तो डिजिटल पे आप ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, पेड ऐड चला सकते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर से पोस्ट करवा सकते हैं। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आता है। डिजिटल मार्केटिंग का एरिया बहुत बड़ा है,
ये एक लिमिटेड एरिया नहीं है, इसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। जैसे अभी AI का जमाना है तो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। पहले क्या होता था, लोग गूगल पे जाके सर्च करते थे, जो टॉप वेबसाइट्स आती थी उस पे चले जाते थे। अभी क्या है, गूगल की जगह लोग जेमिनी और चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर रहे हैं। तो आपको डिजिटली प्रेजेंट होना होगा इन AI प्लेटफॉर्म्स पे भी, अपने आप को ऑप्टिमाइज करना होगा। इन AI प्लेटफॉर्म्स के लिए एसईओ करवाना होगा, ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। आप डिजिटल का मतलब होता है यू हैव टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, डिजिटल इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एरा। और क्रिएटर्स बनाना इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट इट इज नॉट द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक सेगमेंट होता है जिसको हम एक पूरे एक चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट द टाइम कि हम इस पर डिस्कस करें। ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसको एक लिमिटेड या सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करने तक सीमित मत समझिए, ये इससे भी बहुत बड़ा एरिया है। और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होती है आपकी वेबसाइट से। आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या, मैक्सिमम कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करके आपके बारे में जज कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो मैंने आपको एक बात कही कि जेन्युइनिटी की, वेबसाइट पे आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी कंपनी में लोग कितने काम करते हैं, आपकी कंपनी फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है, ऑफिस की फोटोज होनी चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, जिससे कस्टमर एक का ट्रस्ट बनता है। और क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी, जैसे जैसे डिजिटल चीजें बढ़ती जा रही हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से लोगों को डिजिटल ट्रस्ट करवाना, जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है ये जज कर पाना कि आप वाकई आप जेन्युइन है कि नहीं। तो जो एक वेबसाइट होती है ये जेन्युइनिटी मेंटेन करती है कि हाँ। और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अगर कोई प्रमोशन करवाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे इवेंट्स करते हैं जहाँ पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। स्टूडेंट जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है स्टूडेंट के लिए? अगर वो कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो उनका करियर क्या है? और अगर आप, हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो जो सबसे चेंजिंग टेक्नोलॉजी है वो IT सेक्टर का। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ नया लॉन्च होता है। कभी गूगल ने क्या कुछ नया लॉन्च कर दिया, कभी फेसबुक में नया लॉन्च कर दिया। तो ये हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री। और आज से 10 सालों में जो मेरा जो टाइम फ्रेम था, मैंने देखा ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई। आपको नई टेक्नोलॉजी हमेशा सीखते रहना होगा। और टॉप जो इंडस्ट्री है इंडिया में, जो टॉप इंडस्ट्री है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग खुद भी सीख सकते हैं, किसी एजेंसी के थ्रू भी सीख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का आगे आने वाले दिनों में मैक्सिमम कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैम्पलेट्स लोग बंटवा रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग से जो इफेक्ट आ जाता है, उसी बजट में जो इफेक्ट आता है, वो कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग से नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप किसी के फोन तक पहुंच गए तो उस तक पहुंच गए। तो मेरे अकॉर्डिंगली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। किसी को अगर इसमें अपना कैरियर बनाना है या कुछ सीखना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, लोग नॉर्मल चीजें कर लेते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ सीख सकते हैं इस फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग। जी। और जैसे कि अब अभी इस एजुकेशन पे हमारी बात नहीं, आपके बिजनेस से बात है, थोड़ा सा कुछ पर्सनल डिस्कशन कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ। जैसा कि अभी अर्लियर आपकी आई थिंक 2013 में आपकी मैरिज हुई थी, और उसके बाद फिर राइट नाउ यू हैव आल्सो द 2 बेबी। यस, मैं 2 2 बच्चे। बच्चे हैं आपके और फैमिली है, प्लस अभी आपने जितना वेंचर बताया हमें कि अलग अलग वेंचर है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, सलून है, प्लस इजी गो कैब का, इतने पैन लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे इसको आप वर्क कर रही हैं, तो फैमिली में टाइम कैसे अरेंजमेंट कैसे हो पाता है? ये एक्चुअली जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो आप शेड्यूल बनाना सीखते हैं। कि जैसे क्या होता है कि जब पढ़ते हैं तो ये भाई ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश इतनी देर पढ़ेंगे, हिंदी इतनी देर पढ़ेंगे, मैथ्स इतनी देर पढ़ेंगे। वैसे ही हम अपनी लाइफस्टाइल को सेट करते हैं कि मॉर्निंग का टाइम फैमिली के लिए है। हम एक ऑफिस आज डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे हम अपना ऑफिस वर्क करेंगे, फिर इवनिंग टाइम हमारा फैमिली के साथ होगा। तो इस तरह मैनेजमेंट ये जस्ट क्वेश्चन इसलिए है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, आज बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको ये मन में चलता रहता है कि अगर हमारे पास बच्चा है तो क्या हम बिजनेस में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या दोनों को मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा, या फैमिली के साथ बच्चा है प्लस जॉब भी है। और मुझे लगता है कि औरतें ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज कर रही है। कि अगर आप घर के काम भी देखिए तो फुल डे का काम है। वही आप काम दिन भर करना चाहें दिन भर कर सकते हैं, नहीं तो आपने टाइम बांध लिया है, घर के काम कभी खत्म नहीं हो सकते। अभी यहाँ सफाई किया, बच्चे ने फिर गंदा कर दिया, वहाँ सफाई किया, वहाँ फिर गंदगी होगी, तो घर के काम कभी खत्म नहीं होते। आपको टाइम सेट करना होगा कि ठीक है इस टाइम पे हमने सफाई कर ली है, अब हम अपने आप को भी काम, हम
सारी लड़कियां जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करती हैं, फिर उसके बाद कुछ अचीव करती हैं, तो बेबी होने के बाद वो खत्म नहीं हो जाना चाहिए, वो स्पिरिट खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि अब तो बच्चा हो गया, अब उसको भी ग्रो करना है। और एक वर्किंग मदर को देखकर बच्चे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट बनना सीखते हैं। जो मेरा छोटा बेटा है वो तो मेरे साथ ऑफिस आता है, डेली इसी ऑफिस में रहता है और वो भी यूज्ड टू हो गया है ऑफिस वर्क से। बड़े बेटे ने भी इसी तरह मेरे साथ हमेशा वो लगा रहा। इवन जब मैं पीएचडी कर रही थी तभी मेरा बड़ा बेटा हो गया था, तो पीएचडी के दौरान भी उसने बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे काम करते हैं। और एक जब आप वर्किंग होते हो ना, बच्चों को काम करना पता चलता है कि लाइफ में बहुत सिंपल नहीं है लाइफ, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग तो आपको काम करना है। और घर में औरतें वैसे भी बहुत काम करती हैं, आप उसी काम को थोड़ा सा घर का कम करना है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना है, आपको घर को और उसको मैनेज करना है, टाइम बांधना है, टाइम टेबल बनाना है कि हम इस टाइम पे ठीक है अपनी फैमिली को टाइम देंगे और ये हमारा बिजनेस आज होगा, हम इस टाइम पे बिजनेस को काम करेंगे और बहुत अच्छा चलता है। अब कुछ बच्चे होते हैं उसी टाइम में काम पढ़ के आईएएस क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने बच्चों के साथ आईएएस क्लियर किया है, तो जी। ये डिसिप्लिन की बात है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा समस्या मतलब बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो या उनके फैमिली वाले हैं, इवन फैमिली वालों को भी लगता है या उनके हस्बैंड है या उनके जो फादर इन लॉ है, तो उनका ये रहता है कि अगर ये जॉब करने लगेगी या ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगी तो आई थिंक फैमिली में से वो जो एक तालमेल है, जो सामंजस्य है, वो टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर वर्किंग, जो वर्किंग वुमेन्स होती है उनकी फैमिली ज्यादा अच्छे से चलती है कि उन्हें मार्केट का भी सिनेरियो पता होता है। बस जो लेडीज घर पे वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। जब आप खुद कॉन्फिडेंस हो, खुद हैप्पी हो, तो एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। कहते हैं ना, फीमेल जो होती है वो सेंटर ऑफ एनर्जी होती है किसी भी फैमिली की। अगर वो हैप्पी है, वो खुश है और वो अच्छी चीजें जनरेट कर रही है तो फैमिली का इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा रहता है और बच्चे भी ग्रो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जहाँ एक सिंगल पर्सन कमा रहा था, 2 लोग कमा रहे होते, ज्यादा आपके पास फाइनेंस होता है एक अच्छी फैमिली चलाने का, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उनके फ्यूचर अच्छा प्लान कर सकते हैं, बच्चे भी सिक्योर फील करते हैं। अगर सिंगल इनकम है और इन केस सिंगल इनकम को कुछ प्रॉब्लम होती है तो लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर डबल इनकम है, 2 लोग अलग अलग जोन में इनकम कर रहे हैं, तो एक अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनकी भी लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मेरे बच्चे हैं उनको बहुत स्ट्रगल नहीं करना होगा क्योंकि हम एक बिजनेस सेट करके उनको देंगे, वो उसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ये बिजनेस वो बचपन से देखते हुए आएंगे, तो उनको एक प्री नॉलेज मिलेगी। वो टाइम पे शादी भी कर सकते हैं, कि जैसे बहुत सारे यूथ को अपना टाइम वेट करते रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब हम शादी करेंगे, तो उन्हें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उन्हें पता है कि मेरा एक बिजनेस सेट है, मुझे अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करनी है। जिनकी राइट एज होती है मैरिज की, जब उन्हें लाइफ पार्टनर अपना मिल जाएगा वो शादी भी कर सकते हैं। तो एक फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि ये जो इंडिया में डिले मैरिजेस हो रही है उसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे सब अपने कैरियर बनाने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी मैरिजेस डिले करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यूथ का जो एक डिसाइडेड टाइम है या बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज तो लेट 30s में या 40s में भी लोग शादी कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और या अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है या आपके पास कोई ऐसा बेस है, आपने खुद स्टार्टअप कर लिया है या कुछ करने लगे, तो आप शादी कर सकते हैं। ये एज ए यूथ को मेरा एडवाइस भी है, क्योंकि मैं कुछ सालों से देखती आ रही हूँ लोग बहुत डिले शादी करने लगे हैं और फिर उसके बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने। आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, आपका अगर लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है तो आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, तब कब शादी में डिले मत करिए, अपने टाइम पे शादी करिए, पढ़िए लिखिए और लाइफ लॉन्ग आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आता, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, बायोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ को प्लान करिए। लाइफ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि हम प्लान करके उससे चलें। तो दिस इज माई थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गरिमा जी। आज देखिए बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें जानने को मिला डॉक्टर गरिमा जी से कि किस तरीके से एक अच्छे लेवल की स्टडी की गई, इसके बाद से बिजनेस में कैसे इन्होंने इसको अपने आप को स्टेबल किया और लगातार ग्रो कर रही हैं। पैन इंडिया लेवल पे लगातार कनेक्ट रहना, लोगों से बातें करना, इतने बिजनेस हैंडल करना मतलब बहुत ही हैक्टिक वर्क हो जाता है। और उससे भी बड़ा हैक्टिक वर्क ये है कि इनके पास 2 छोटे बच्चे हैं प्लस फैमिली है। इन सारी चीजों को लेकर के ये कंटिन्यू मूवमेंट कर रही हैं, तो ये वुमेन्स के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए कि
अच्छा एक मैसेज है इनके द्वारा इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप वर्किंग वुमन है, अगर आप घर पे हैं और आप चाहते हैं अपने करियर में कुछ ग्रो कर रहा, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। आप फैमिली और बिजनेस या अपना ऑफिस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपका सही है तो आपका परिवार भी संतुष्ट है, आपका बिजनेस भी संतुष्ट है, प्लस साथ ही साथ जैसा कि गरिमा जी ने बताया कि हमारे बच्चे भी उसी एनवायरनमेंट को देखते हुए उनको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव दिशा सब कुछ उनको मिलती जा रही है बचपन से, जिससे कि एक तरह से समझिए उनकी भी ट्रेनिंग मदर्स से हो रही है, क्योंकि मदर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसी को देख के बच्चा सीखता है। बार बार लोग कहते हैं कि अक्सर क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, तो अब ये तो कहने को रहेगा गरिमा जी के बच्चे कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमको बिजनेस करना सिखाया, जो बचपन से हम लोग देख रहे हैं। तो काफी अच्छी जर्नी रही आज की। गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी गरिमा जी की तरह इससे बेहतर बने, ऐसा बने। और जो भी महिलाएं आज की डेट में घर बैठ रही हैं, या उनको अगर आपके घर में महिलाएं हैं और वाकई में वो एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल उनको मौका दीजिए कि वो भी गरिमा जैसे बन सकते हैं, वो भी अपना एक अंपायर चला सकते हैं और कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द कमाए, ये जरूरी नहीं है कि औरत घर में ही रहे। आज की डेट में एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, तो दोनों पहियों को बराबर चलते रहना चाहिए। और जुड़े रहे प्रयागराज के इस पॉडकास्ट क्लब में, हम ऐसे ही नए नए लोगों के साथ आपके बीच में मुखातिब होते रहेंगे, और आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं और नए नए बिजनेस बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। तो सीखने के लिए लगातार जुड़े रहे प्रयागराज पॉडकास्ट क्लब में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इजी गो कैप का के कैप्स के नाम से प्ले स्टोर पर आपका ऐप है, और गूगल पे जाकर के आप रेटिंग कर सकते हैं और इस सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग गरिमा जी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपेश जी।